प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हेलो जी, हाँ मिस्टर ठाकुर हैं। नमस्ते बाबूजी, मैं शिवांगी बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? हाँ, अभी लौटे हैं टूर से। पूछ के बताती हूँ। मनीष धीरेन बाबू का फोन है। आर्ट सोसाइटी की मीटिंग में जाने से पहले आना चाहते हैं। उनसे कहो यू आर मोस्ट वेलकम, जल्दी आए। बाबूजी वो कह रहे हैं यू आर मोस्ट वेलकम। जी हाँ, जल्दी आ जाइए, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। सो अब बताओ क्या किया इन 14 दिनों में? 4 बच्चे पैदा किए। वो तो मैंने आते ही देख लिए थे, बहुत प्यारे हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, मेरी गैरहाजिरी में तुम ज्यादा बच्चे पैदा कर लेती हो। क्या करूं, और कोई काम ही नहीं होता करने को। बिल्कुल बच्चों जैसे बच्चे हैं, पानी में समझो कि रोते नहीं हैं। मगर हंसते भी तो नहीं। और कुछ? कोई नई खबर, कोई मिला, किसी का फोन आया? कोई नहीं। हाँ, तुम्हारी बहन से मिलने गई थी आज दोपहर को। मेरी बहन से? उर्मिला से? क्यों, तुम्हारी कोई नहीं लगती क्या? ना, तुम उसके भाई हो इसलिए मैं उसकी भावज हूँ, वरना वो मेरी कोई नहीं। हे, क्या बात है, कुछ नाराज हो उससे? नाराज ना होती। मैं जब वहां गई वो मशीन पर कुछ सी रही थी। ये क्या सिया जा रहा है उर्मिला? देख लो। ओह समझी, लेकिन इस लाल त्रिकोण के जमाने में ये सफेद त्रिकोण किसके लिए बनाए जा रहे हैं? किसके लिए? आने वाले नन्हे मेहमान के लिए। इन त्रिकोणों से बंधनवार बनेंगे, धूमधाम से स्वागत होगा उसका। भाभी, तुम नहीं समझोगी ये कैसा सुख होता है। मेरी बात रहने दो। लेकिन तुमने शादी की इन 6 सालों में 4 बच्चों को जन्म दिया और अब 5वें की तैयारी। कुछ आगे का तो सोचा होता। इन बच्चों की पढ़ाई, इनका पालन पोषण, इनके शादी ब्याह, ये सब खर्चे कहां से? भाभी, तुमने 1000 बार सुना होगा कि बच्चे भगवान की देन होते हैं, और ये भी 1000 बार सुना होगा कि जो पंछी को चोंच देता है वो उसके दाने का भी प्रबंध करता है। मगर ये तो विश्वास करने की बात है। तुमने
झोपड़ बस्ती में रहने वाली औरतों को देखा है कभी गौर से? मुश्किल से आधे जिस्म को ढक पाती है, मगर अपनी छाती से लगे हुए बालक को दूध पिलाते समय उनकी आंखों से जो रस टपकता है ना, वो दूध से भी कहीं ज्यादा मीठा होता है। मगर तुम्हारी तकदीर में तो यही लिखा है कि तुम गुड्डे गुड़िया बनाती रहो, उन्हें कांच के जेवरों से सजाती रहो, चूमती रहो, चाटती रहो। बच्चों का प्यार क्या होता है, ये तो असली माँ बनने के बाद ही जान सकती हो। तुम ही बताओ मनीष, उसे क्या जरूरत थी मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने की? मैं तो वहां से चलने वाली थी, लेकिन इतने में उसके बच्चे आ गए। उन सब ने मुझे घेर लिया। उफ, क्या हालत बना रखी थी उन्होंने अपनी। लेकिन इसमें उनका भी क्या दोष? उनकी देखभाल करने के लिए माँ के पास समय हो तब ना। यहाँ तो एक बच्चे को पलने से निकाला नहीं कि दूसरे को झुलाने की बारी आ गई। जाने दो, मुझे क्या। मैं कहता हूँ उर्मिला के पति को कुछ तो सोचना चाहिए। एक तो क्लर्क की नौकरी, और वो भी परमानेंट नहीं। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सब बच्चों को बाथरूम में ले जाकर उनके हाथ मुंह धोए, पांव पर ढेर सा पानी डाला। उन्हें जरा सवारने लगी थी कि उर्मिला ने उन्हें जलपान के लिए बुला लिया। चलो, बच्चों को कम से कम जलपान तो कराया। उसे जलपान कहते हैं? आधी रोटी और उस पर अचार की एक एक फांक, वो भी पुराने अखबार के टुकड़ों पर। मैंने बच्चों से कहा, ठहरो मैं तश्तरियां लाती हूँ। तो उर्मिला कहने लगी, भाभी ऐसे चोंचले न सिखाओ बच्चों को। कल को इनकी आदत पड़ गई तो कौन धोएगा इनकी तश्तरियां? इतनी फुर्सत नहीं है अपने पास। सुना, ये उर्मिला कह रही थी जो 2 मिनट पहले मुझे मां के दूध का हवाला दे रही थी। शिवांगी, शिवा, मैं पूछती हूँ, क्या ममता ऐसी भावना हो जो स्त्री के हृदय में स्तन के दूध के साथ ही पैदा होती है, वरना नहीं? क्या नपुत्र का नारी को यही शाप दे रखा है भगवान ने? मैं तो ऐसा नहीं मानती। मैं मां नहीं बन सकी तो क्या, मातृत्व की भावना तो है मेरे रोम रोम में। न जाने मुझे आज क्या हो गया है। मैं उस आदमी के सामने अपना दुखड़ा रो रही हूँ जो मेरा जीवन साथी होते हुए भी मेरे दुख में मेरा साथ नहीं दे सकता। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हें तो मालूम है कि डॉक्टर लोग अब इस फैसले पर पहुंच चुके हैं कि तुम्हारे ऑपरेशन के बाद तुम्हारी गोद भरना नामुमकिन है। मालूम है मुझे, इस बात को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। बच्चे न हो तो न सही, दुख तो इस बात का है कि तुम्हें मेरी पीड़ा का जरा भी एहसास नहीं, क्योंकि तुम्हें बच्चों से लगाव ही नहीं। शिवांगी, तुम ये सब कैसे कह सकती हो? क्यों? याद करो जिस दिन तुम टूर पर गए थे। बीबी जी देखिए, बिट्टू कब से रो रहा है, ना जाने इसे क्या हो गया है। डॉक्टर को फोन किया था? फोन उनका खराब है, मालकिन पर घर पर नहीं, समझ में नहीं आता क्या करूं। अच्छा, मैं इसे संभालती हूँ, तुम जल्दी से जाके टैक्सी ले। अच्छा। नहीं बेटे, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अभी मम्मी आ जाएगी आपके। हाँ, नहीं बेटे, चुप हो जाओ बेटे, प्लीज चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटे, चुप चुप। नहीं नहीं नहीं, नहीं रोते बेटे, चुप हो जाओ। अच्छा अच्छा, ये देखो तुम ये लोगे? हाँ, नहीं,
प्लीज चुप हो जाओ। मनीष, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये तो चुप ही नहीं हो रहा है। तुम गाड़ी निकालो, हम इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नौकरानियां भी टैक्सी लेने गई हैं, आती होगी। देखो, मुझे टूर पर जाने से पहले खत लिखने बहुत जरूरी है। तुम फिजूल घबरा रही हो। बच्चा बस रो रहा है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत जरूरी था उन चिट्ठियों का लिखना, वरना मेरा सारा टूर। जाओ, दरवाजा खोलो। लगता है बाबूजी आ गए। जाओ, मैं ठीक हूँ। नमस्ते बाबूजी। हेलो मनीष। है। कैसे हैं बाबूजी? हम तो ठीक हैं अपनी उम्र के लिहाज से, मगर तुम्हें क्या हो गया है? डिस्टर्ब से लगते हो। आप बैठिए ना, बैठिए। टूर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं बाबूजी, आप तो बेकार ही चिंता करते रहते हैं। टूर बहुत सफल रहा। आपके मैनेजर ने बहुत अच्छा इंतजाम किया था। मेरे ख्याल से अंग्रेजों के जमाने में जब कोई साहब बहादुर किसी नेटिव स्टेट में शिकार के लिए जाता होगा ना, तब उसके लिए ऐसा ही शाही इंतजाम किया जाता होगा। दो जीप गाड़ियां, तंबू, खेमे, कुक, बंदूकधारी सिपाही, बस कुछ पूछिए मत। ऐसी ऐसी जगह जाने को मिला जहां से निसर्ग की शोभा शायद ही किसी चित्रकार ने देखी होगी। और फिर वहां की वादियों में बसे आदिवासियों का जीवन बहुत करीब से देखने को मिला। शुरू में तो वो लोग कुछ सहमे सहमे से रहे, मगर बाबूजी आखिरकार हमने उनसे दोस्ती जमा ही ली। अरे वो तो जमानी ही पड़ती है। जब तक उनकी दिल तक न पहुंचो तब तक बात बनती नहीं। आप ठीक कहते हैं। मुझे तो दर्जनों स्केचेस करने को मिले। आप यकीन नहीं करेंगे कि नहीं, आपको तो उन्हें फिनिश करने के बाद ही दिखाऊंगा। ठीक है, तुम खुश हो ना, बस। अब ये बताओ, एग्जीबिशन कब रखे? फरवरी में या मार्च में? फरवरी में जवाहर आर्ट गैलरी मिलती है और मार्च में नाज। मेरे ख्याल से तो बाबूजी। नमस्ते बाबूजी। कहो शिवांगी, कैसी हो? अच्छी हो ना? आप मेरे आने पे खड़े मत हुआ कीजिए। क्यों? हम अभी इतने बूढ़े तो नहीं हुए कि अपनी मर्जी से उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। ये बात नहीं बाबूजी, मुझे संकोच होता है। आप हमारे पिता समान हैं। जीते रहो, खुश रहो। बैठो। आज बहुत भावुक बन गई हो, क्या बात है? कुछ नहीं, ऐसे ही। कड़ी धूप में चलते चलते जब राहगीर थक जाता है तो उसे छांव की जरूरत महसूस होती है, और बुजुर्गों के आशीर्वाद छांव की तरह होते हैं। इसमें कोई शक नहीं, मगर तुम बात को टाल रही हो। बताना भी चाहती हो और नहीं भी, है ना? अरे मनीष, तुम तो कुछ बताओ। ऐसी कौन सी बात है जो हमसे छिपाई जा रही है? बाबूजी, बात यह है कि हम दोनों बहुत ही अस्वस्थ हैं। आपसे तो कुछ छिपाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने मेरी जिंदगी बनाई है। मेरी कला को सबसे पहले आपने पहचाना, मुझे पेरिस जाकर सीखने का मौका दिया, मेरी पेंटिंग्स की एग्जीबिशंस अरेंज कराकर मेरा हौसला बढ़ाया, मेरी कला को निखरने का अवसर दिया। शिवांगी ने ठीक ही कहा, आपके आशीर्वाद की छांव हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। आज आप ही की वजह से दुनिया मुझे आदिवासी पेंटिंग्स का माहिर समझती है। मगर बाबूजी, हमारी उलझने तो हम दोनों को मिलकर ही सुलझानी होंगी। पहले तो ये उलझने एग्जैक्टली क्या हैं, हमें ये अच्छी तरह समझना होगा, तभी कोई निर्णय लिया जा सकेगा। शिवांगी का प्रॉब्लम तो मुझे आज स्पष्ट हुआ।
मगर मैंने अपना प्रॉब्लम तो अभी से बताया भी नहीं। कौन सा प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम इसी टूर में पैदा हुआ अच्छा, और जिसका जिक्र मैं अभी तक किसी से नहीं कर पाया। इस टूर में? जी हाँ बाबूजी, कभी कभी मेरे मन की गहराई में एक ऐसी उथल पुथल होने लगती है जिस पर मेरा कुछ बस नहीं चलता। एक व्यक्ति, एक निगाह, एक घटना सच्चाई बनकर मेरे सामने एक पहाड़ की तरह खड़ी हो जाती है जिसे मैं लांघ नहीं सकता, बट एट द सेम टाइम जिसे लांघे बगैर मैं आगे भी नहीं बढ़ सकता। वो एक ऐसा सवाल बन जाती है जिसका हल ढूंढे बगैर मैं कुछ नहीं कर पाता। न सोना, न जागना, न खाना, न पीना। ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है। अच्छा, कब? 9 साल पहले, जब मैं पहली बार अपनी प्रेयसी से मिला। निसर्ग दृश्यों का सौंदर्य अपनी झोली में बटोरता हुआ मैं कभी यहां तो कभी वहां अपना डेरा डाले फिर रहा था, अपनी चित्रकला की साधना पर गर्व करता हुआ कैनवस पर रंग बिखेर रहा था। वहां एक दोस्त से मेरी मुलाकात हुई। वृक्षों से बेहद प्रेम था उसे। जंगल का एक हिस्सा जायदाद में मिला था उसे। दूसरों की तरह पेड़ कटवाने के बजाय उसने दुनिया भर के खुशनुमा दरख्त लगवाए थे। बस मैं वहीं रम गया और एक झोंपड़ा बनवाकर उसमें रहने लगा। मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो मैंने एक अजीब दृश्य देखा। एक युवती सर नीचे पांव ऊपर, मगर फिर भी सुंदर, मेरी तरफ चली आ रही थी। मुझे देखकर वो सहम गई, जाने लगी। मैंने उसे रोका। ओ मैम साहब, आप घबराइए नहीं, मैं कोई आदि मानव नहीं हूं, एक पेंटर हूं, हार्मलेस आर्टिस्ट। माफ कीजिएगा, मैं जरा परेशान हूँ, इसीलिए चौंक गई थी। आपको मेरे होते हुए इस जंगल में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अगर टार्जन की तरह आवाज दूं तो हाथी से लेकर चींटी तक, यानी कि जितने पशु पक्षी कीटक आदि इस जंगल में हैं, अभी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। आवाज दूं? इसकी कोई जरूरत नहीं। तो फिर आप ही बताइए, कैसे दूर की जाए आपकी परेशानी? मैं यहाँ के डाक बंगले में ठहरी हूँ। सुबह सुबह पूर्वी टीले पे सूर्योदय देखने चली गई थी। अब वापसी में रास्ता ही भूल गई, भटकती हुई यहाँ आ गई। अगर आपको मालूम हो तो प्लीज। जी हाँ, मालूम क्यों नहीं, लेकिन पहले थोड़ी देर बैठ लीजिए, आराम कर लीजिए। आइए ना, क्या सोच रही हैं? चलिए। चलिए, आइए। सुनिए, जी ये पेंटिंग आपने बनाई है? जी हाँ, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। मगर ये और भी खूबसूरत बन सकती है अगर आप मेरा साथ दें तो। जी? जी हाँ, मेरा मतलब है अगर आप मेरे लिए मॉडलिंग करना मंजूर कर लें तो। आपका विचार काफी रोमांटिक है, लेकिन फिलहाल आप मुझे सिर्फ डाक बंगले का रास्ता बता दीजिए। देखिए, डाक बंगला तो बिल्कुल पास ही में है। एक बात कहूँ आपसे, पूर्वी टीले से सूर्योदय तो आपने देख लिया, अब जरा पश्चिमी टीले से सूर्यास्त देखकर ही जाइएगा, तब तक आपकी पेंटिंग भी बन जाएगी। जी नहीं, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी।
अरे सुनिए तो। मैं उसे रास्ता दिखाने उसके साथ हो लिया। बातों बातों में मैंने जान लिया कि उसका नाम शिवांगी है। वो अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ इस पहाड़ी पर और 6 दिन रहेगी। मैंने उसे झाड़ियों की ओट में छिपा डाक बंगला दिखाया। उसे बाहिफाजत वहां तक पहुंचाने की ऑफर भी दी, मगर वो थैंक्स कहकर चली गई। देखते ही देखते अदृश्य हो गई। उसके बाद फिर वही सिलसिला शुरू हुआ जो स्टोर में हुआ। वही अंदरूनी उथल पुथल, वही दिमाग का सुन्न हो जाना, वही बेचैनी, वही सब कुछ। एक तरह का हार्ट अटैक ही समझिए। हार्ट अटैक? फिर 9 साल पहले तुमने इस मर्ज का क्या इलाज ढूंढ निकाला? इस मर्ज का तो बस एक ही इलाज था। अपनी प्रेयसी को हर सूरत में जीत लेना और उसे शादी के लिए रजामंद कर लेना। मनीष क्या कर रहे हो? मनीष प्लीज क्या कर रहे हो तुम? प्लीज स्टॉप इट मनीष, तुम जानबूझ के कर रहे हो। प्लीज भिगो दिया तुमने मुझे। अरे मैंने देखा ही नहीं था। I'm not sorry. I'm not sorry. तुम क्यों सॉरी होने लगे? डाक बंगले तो मुझे वापस जाना है। ऐसी गीली साड़ी पहन के जाऊंगी क्या? वाह, लेकिन क्या दृश्य होगा। मालूम है लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे राजा शूद्रक की वसंत सेना धुआंधार बारिश की परवाह न करते हुए अपने प्रीतम चारुदत्त से मिलकर वापस लौट रही है। हाउ पोएटिक, हाउ फैंटास्टिक, हाउ क्लासिक। मुझे ठंड लग रही है और तुम्हें शायरी सूझ रही है। गीले कपड़े पहनने से मैं बीमार पड़ गई तो? अरे बीमार पड़े तुम्हारे दुश्मन, हम अभी इंतजाम करते हैं तुम्हारे कपड़े सुखाने का। देखो, सृष्टि के अन्नदाता इस सोलर सिस्टम के राजा दिराज सूर्य नारायण भगवान जब हमारे सर पर अपना हाथ रखे हुए हैं तो फिर नो प्रॉब्लम। वाओ, लवली, क्या बात है। बहुत अच्छी लग रही है तुम। एमएम साहब कहाँ खो गई हैं? देखिए तस्वीर बन गई है। बन गई? हाँ। कैसी लगी तस्वीर? हम दोनों ने एक ही सपना देखा, हमारे विवाह का, हमारे परिवार का। मनीष, हमारे देखते देखते ये सपना टूट गया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मनीष,
लगता है जैसे सपना टूटने को है। अगर ऐसा हुआ तो हम कैसे जी पाएंगे मनीष? देखो शिवांगी, सपने तभी टूटते हैं जब वो बेबुनियाद होते हैं, और हमारे सपने अब सपने नहीं रहे, इरादे बन गए हैं, ठोस इरादे। वो औलाद की सी ताकत है उनमें, और इतना विश्वास रखो, मैं उन्हें किसी भी हालत में टूटने नहीं दूंगा। अच्छा, अब बताओ वो कौन सी नई बात हुई है जिसकी वजह से तुम इतना घबरा गई हो? पिताजी के आर्मी के जमाने के एक दोस्त कर्नल सक्सेना यहाँ आए हुए हैं। उनके लड़के से कभी मेरे ब्याह की बात चली थी। अब वो इसी बात को लेकर जिद कर रहे हैं। चाइना फ्रंट पर पिताजी की जान बचाई थी उन्होंने। ओह, तो उसकी कीमत मांग रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन पिताजी उनके कुछ दबाव में हैं। वो आसानी से उन्हें इनकार नहीं कर पा रहे। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम उन्हें समझा लेंगे, मना लेंगे। नहीं मनीष, बात बनने के बजाय शायद बिगड़ जाए। मैं ही उन्हें हैंडल करने की कोशिश करूंगी। बस तुम सिर्फ एक बार मुझसे कह दो कि तुम मेरे हो। हाँ शिवा, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूं। हाँ। मनीष, मैं कर ही क्या सकती हूँ? पिताजी कर्नल सक्सेना को वचन दे चुके हैं। वो मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं है। फिर क्या? मैं मजबूर हूँ। तो ठीक है, कर्नल सक्सेना के बेटे से शादी कर लो। भाई इस जन्म में नहीं तो क्या हुआ, हम अगले जन्म में अपना स्वप्न पूरा कर लेंगे। मेम साहब, मैंने हिसाब लगाया, अगले जन्म का विवाह मुहूर्त है तो बहुत अच्छा, मगर बहुत दूर जाकर पड़ता है। अब देखिए ना, मेरा तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन आप तो 100 साल जिएंगी। आपके बेटे होंगे, पोते होंगे, परपोते होंगे, पर पोते होंगे। फिर 100 साल के बाद एक दिन आप मरेंगी तो जरूर। फिर अगले जन्म में आप पैदा होंगी, बड़ी होंगी, जवान होंगी। फिर किसी जंगल में हम इसी तरह मिलेंगे और प्यार करेंगे। और इस बार जो नहीं किया ना, वो जरूर करेंगे, यानी कि शादी करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बीच का अर्सा कुछ जरूरत से ज्यादा लंबा हो रहा है? भाई मेरे ख्याल से तो यही अच्छा होगा कि हम लोग इसी जन्म में शादी कर लें। यहीं पास में एक मंदिर भी है, मंदिर में एक पुजारी भी है, और मांग में भरने के लिए ढेर सा सिंदूर भी है। क्या ख्याल है, अभी चलें उसके पास? तुम्हें हर वक्त मजाक सोचता रहता है। ये मजाक नहीं शिवांगी, तुम मेरी जिंदगी में न रही तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। मरना तो मुझे चाहिए, लेकिन वो हिम्मत नहीं है मुझ में, और नहीं तुम में। और शिवांगी इलाहाबाद चली गई। उसी दिन से मैंने खाना पीना छोड़ दिया और मैं घाट पर पड़ा पड़ा खत्म होने लगा। किसी ने शिवांगी को खबर दी और वो फौरन चली आई। उसने कसम खाई कि माँ बाप का विरोध करना पड़े तो भी वो मुझसे ही शादी करेगी।
तो बाबूजी, उस मर्ज का इलाज तो इस तरह से हो गया, जख्म तो भर गया, मगर कसक अभी तक बाकी है। अरे वो तो रहेगी और रहनी भी चाहिए। एक शेर याद आ गया, पुराना है, कहता है कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर से पार होता। वाह 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 बाबूजी वाह, आप तो बहुत अच्छे शेर कह लेते हैं। अरे भाई, बंगाली मुचाए हूँ मगर पैदाइश तो लखनऊ की है। खैर, अब ये बताओ जी, ये जो दूसरी बार तुम्हें हार्ट अटैक आया है जी, उसका इलाज क्या सोचा है तुमने? बाबूजी, उसका इलाज तो उसी से कराना होगा जो इस परेशानी की जड़ में है। अब उसकी मदद के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। पिछली बार शिवांगी से मदद ली थी, इस बार किसी और से मदद ले लेंगे। खैर बाबूजी, हमें क्या, हमें तो इलाज होने से मतलब। इलाज नहीं होगा तो हम तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, और फिर बाबूजी ना हमसे चित्र बनेंगे और ना आपकी प्रदर्शनी लगेगी। नहीं नहीं नहीं, तब तो इलाज करवाना ही होगा, और वो भी जल्दी से। अभी मुझे देर हो रही है मीटिंग को जाने को, वरना मैं तुम्हारा इलाज करा ही जाता यहाँ से। अच्छा, तुम दोनों समझदार हो, रास्ता निकाल ही लोगे। मगर मनीष, एक बात याद रखना, अगर तुमने कोई ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला जिससे मेरी बेटी को जरा भी तकलीफ पहुंचे, तो तुम्हारा इलाज न भी हो तो मुझे मंजूर है। मनीष, मनीष, हेलो, होटल चिंचिना की? मैं मिसेस ठाकुर बोल रही हूँ। जी हाँ, पाली हिल से। देखिए, हमने जो खाने का ऑर्डर दिया था ना, उसे आज आप कैंसिल कर दीजिए। हाँ हाँ, जरा डैनी को बुला दीजिए। अरे कैंसिल क्यों? मेरा तो आज व्रत है, फल ही खाऊंगी। खाना तुम्हारे लिए मंगाया था, लेकिन तुम तो खाओगे नहीं। अरे खाऊंगा क्यों नहीं, और वो भी चाइनीज फूड। पिछली बार जब तुम्हें ऐसा अटैक आया था ना मनीष, मुझे अच्छी तरह याद है, तुमने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया था। शिवांगी, मैंने दिन में खाना छोड़ दिया था, रात को तो मैं चोरी चोरी खा लेता था। देखो, खाना मेरा वीक पॉइंट है, प्लीज ऑर्डर कैंसिल मत करो। अच्छा, नहीं करती, लेकिन ठीक तरह से बातें करनी होंगी मेरे साथ। मजाक बिल्कुल बंद। ओके, ऐसे से मजाक बंद। कौन डैनी? कुछ नहीं, खाना जरा जल्दी भेज देना। हाँ हाँ। That's right. अब बताओ, मेरे होते हुए ये दूसरा अटैक तुम्हें कैसे आया? सुनो, एक रात कौन हो तुम?
कौन? मैं तो मुझे तो कोई चोर लगती है, पकड़ से। नहीं सरकार, मैं चोर नहीं हूँ। इस बच्चे को लेकर आपके पास आई हूँ। मनीष बाबू ये बहाने बना रही है। नहीं सरकार, मैं चोर नहीं हूँ। यहाँ के डाक बंगले में नौकरी करती रही। अब इस बच्चे को लेकर छिपती फिरती आपकी शरण में आई हूँ। चोरी करने के लिए कोई बच्चा साथ लेकर नहीं आता। छोड़ दो इसे। सरकार, इस बच्चे को संभालिए, नहीं तो वो लोग पत्थर मार मार कर इसकी जान ले लेंगे। देखो तुम घबराओ मत, हमें सारी बात सच सच बता दो, तभी तो हम तुम्हारी कुछ मदद कर पाएंगे। वक्त मत कर दे सरकार, उन्होंने मुझे इधर की तरफ आते हुए देखा है। थोड़ी देर में वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। कौन लोग? तुम आदिवासी हो ना, उन्हीं की बस्ती से आई लगती हो। वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? देखो ठीक ठीक बता दो, मैं उन लोगों को समझा दूंगा। वो नहीं समझेंगे, मार डालेंगे मुझे और मेरे बच्चे को। फिर वही, तुम अगर सारी बात नहीं बताओगी तो तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दिया जाएगा। हरवंश, नहीं सरकार, ऐसा मत कीजिए, मैं सारी बात बताती हूँ। मेरा नाम चन्नी है। छोटी थी तभी से डाक बंगले में झाड़ना बुहारना ऐसे काम करती आई हूँ। बाबू लोगों की सोबत में मैंने आपकी बोली सीख ली। पिछले साल एक बाबू जंगल के काम के लिए बार बार आता रहा, मुझे अपने साथ शहर ले जाने की बात करता रहा। मैं उसकी बातों में आ गई। 6 महीने से वो उधर नहीं आया। ये बच्चा उसी से है। तो इस बच्चे की वजह से तुम्हें बस्ती से निकाला गया? नहीं साहब, डर के मारे मैं बस्ती में गई नहीं, जंगल जगह घूमती रही, जो भी हाथ लगा खाती रही, पेट पालती रही। ऐसे में बच्चा पैदा हुआ। किसी ने मुझे देख लिया, बस्ती में खबर पहुंची, मेरी तलाश में लोग निकले। वो लोग हमें जान से मार डालेंगे। मुझे अपना फिक्र नहीं, मैं पापी हूँ, भले ही मार डाले मुझे, मगर इस बच्चे ने तो कुछ नहीं किया। इससे बचाइए। मनीष बाबू, इस लड़की को यहाँ से निकाल दीजिए। अगर आदिवासियों ने इसे यहाँ देख लिया ना तो वो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं यहाँ ठहरूंगी नहीं सरकार, इस बच्चे को आपके हवाले करके बस्ती पे चली जाऊंगी। क्यों? तुम वहां जाओगी तो वो तुम्हें मार नहीं डालेंगे? मेरी जो सजा होगी मैं भुगत लूंगी। वो मुझे देखते ही पत्थर मार मार कर मेरे शरीर को छलनी कर देंगे। पूछेंगे बच्चा किधर है, मैं कह दूंगी बच्चा मर गया, उसे नदी में फेंक कर आई हूँ। इस तरह बच्चा तो बच जाएगा। लेकिन अगर तुम बच्चे को लेकर भाग जाओ तो इस तरह तुम भी बच जाओगी और बच्चा भी बच जाएगा। कहीं भी जाऊं वो लोग मुझे पकड़ ही लेंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं ही उनके शरण में जाऊं। बच्चे को बचाने का यही एक रास्ता है। सरकार, दया कीजिए, बच्चे को बचाइए, दया कीजिए सरकार। चन्नी, चन्नी, चन्नी रुक जाओ। तुम अगर अपने बच्चे की जान बचाना चाहती हो तो वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा ये बच्चा बगैर दूध के मर जाएगा और हमारे पास दूध की एक बूंद भी नहीं है।
नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो देखिए, आदिवासी लोग ऊपर आ रहे हैं। मैं गाड़ी में इसे और इसके बच्चे को लेकर पुलिस थाने जा रहा हूँ। तुम मेरी पेंटिंग संभालो और यहाँ से निकल जाओ। ठीक है जनी, तुम बच्चे को लेकर जल्दी आओ, जल्दी करो, चलो जल्दी। औरत पिछली सीट पर बैठ अपने बच्चे को प्यार के अमृत से नहला रही थी और मैं सोच रहा था, प्रभु ये कैसी माया है। अपनी मासूम औलाद की जान बचाने के लिए एक कलंकिनी अपने शरीर की दीवार बनाकर पत्थरों की बौछार झेलने के लिए तैयार हो गई। मातृत्व की एक कैसी देन है, कैसा अनुभव है ये, जिससे पुरुष हमेशा वंचित रहा है और रहेगा। फिर एक चमत्कार सा हुआ। मेरी नजर अचानक एक साइन बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था शिशु विहार। जीप के हॉर्न की आवाज सुनकर आश्रम की बत्तियां जली। मैंने गाड़ी रोक ली और उस औरत को वहीं ठहरने को कहकर आश्रम की ओर बढ़ा। देखा, एक वृद्धा दरवाजा खोल प्रश्न चिन्ह लिए खड़ी थी। उस वृद्धा को सारी सिचुएशन समझाकर जब मैं गाड़ी के पास लौटा तो देखा गाड़ी में औरत नहीं है, सिर्फ बच्चा है। रोते हुए बच्चे को मैंने गोद में उठा लिया। जीवन में पहली बार मुझे अनुभव हुआ कि बच्चे का स्पर्श क्या होता है। वो स्पर्श कहीं मेरे दिल को छू गया। बच्चे को वृद्धा के सुपुर्द कर मैं मैट्रन से मिलने चला गया। आपने बच्चे को रख लिया, मेरी चिंता दूर हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का। हमारी संस्था तो है ही इसलिए कि जहां तक हो सके हम ऐसी मजबूरियों में लोगों की सहायता करें। वैसे मिस्टर मनीष, आप है बहुत लकी जो आ जाए। अगर कल आते तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाती। मुश्किल? कैसी मुश्किल? हमारे यहाँ ऐसे बच्चों की निगरानी होती है जो बेसहारा होते हैं। हमारा और उनका साथ उसी दिन तक रहता है जब तक उन्हें कोई गोद नहीं ले लेता। देखे ना, कल 2 बच्चे गोद लिए गए, उन्हें विदा किया और आज आप आ गए। आपकी संस्था वाकई उन बच्चों के लिए वरदान है जिनका दुनिया में कोई ना हो। नहीं मिस्टर मनीष, मैं तो मानती हूं ये वरदान उनके लिए भी है जिनके मन में बच्चे के लिए प्यार तो हो, लेकिन उसे निछावर करने के लिए घर में कोई बच्चा ना हो। अब आगे तो दोनों ही हैं, लेकिन सच मानिए जब एक दूसरे को पा जाते हैं तो जीवन का रंग ही बदल जाता है। क्या ख्याल है, चलें उस आश्रम में? हाँ, हाँ।
यस। ओह, आपका खत। शिवांगी। पूज्य बाबूजी, लग रहा है जैसे जीवन में मुझे सब कुछ मिल गया है। शिशु विहार से बालक को लाकर 1 वर्ष ही तो हुआ, मगर लगता है कि युग युग से इस बालक से हमारा साथ रहा है। आपने ठीक ही कहा था, नवजात बालक एक कोरे कैनवस की तरह होता है। उस पर जो रंग भरे जाएं, जैसी आकृति निकाली जाए, वही उसका रूप बन जाता है। हमारे नन्हे आकाश को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसका अंकुर 9 महीने एक आदिवासी स्त्री के कोख में पला था। परसों हम उसकी पहली वर्षगांठ मना रहे हैं। उस समय आशीर्वाद देने के लिए आपके आने की आवश्यकता है। आपकी नम्र शिवांगी। आजा। देखो। अरे शिवांगी, देखो बाबूजी आए। आइए बाबूजी, आइए। प्रणाम बाबूजी, इसे आशीर्वाद दीजिए आप। हाँ। ओ। आजा, आजा। हाँ। लो। ये लो, मेरी तरफ से। लो मनीष, देखो बाबूजी क्या लाए। वाह, देखिए तो हमारे बाबूजी कितना खूबसूरत प्रेजेंट लाए हैं। एक कविता है, जो फूल खिला घर आंगन में, जो फूल खिला घर आंगन में, कुलदीपक वो कहलाता है, कांटों में जिसने जन्म लिया, आकाश कुसुम बन जाता है। वाह बाबूजी, बहुत खूब, बहुत खूब बाबूजी। बहुत खूब। तालियां।